हेलो एवरीवन। हम लोगों ने एमपी से 2024 के 3 पार्ट डाल चुके हैं क्वेश्चन पेपर के आंसर की के। तो अभी मैं यहाँ पर डालू हूँ लास्ट पार्ट, दिस इज द 4th पार्ट जिसमें बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स है। तो आप चेक कर लें, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज क्लियर है, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एमपी से 2024 जो हुआ है लाइफ साइंसेस के लिए। तो यहाँ पर मैंने पेपर सेट ए ही लिया है। आंसर की हम लोग अपलोड कर चुके हैं, पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चंस, ठीक है। तो 125 तक मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम हियर। तो क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पिरामिड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, इज ऑलवेज इन्वर्टेड, कैन बी इन्वर्टेड एंड अपराइट बोथ, इज अनस्टेबल। ठीक है, तो देखो एनर्जी का पिरामिड, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो जो पिरामिड बनता है ना, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रोड्यूसर नीचे और टॉप कंज्यूमर्स ऊपर की तरफ होते हैं। एनर्जी का 10% रूल के हिसाब से ये रूल है कि प्रोड्यूसर से जब टॉप कंज्यूमर तक एनर्जी जाती है तो हमेशा एनर्जी का लेवल लो हो जाता है। मतलब प्रोड्यूसर के पास हाई एनर्जी और टॉप कंज्यूमर के पास लो एनर्जी जाता है। तो हमेशा एनर्जी का जो पिरामिड बनता है वो हमेशा हमेशा अपराइट बनता है। कभी भी एनर्जी का पिरामिड इन्वर्टेड नहीं होता। ओके, तो इस हिसाब से आपके पास स्टेटमेंट है कि कैन नेवर बी इन्वर्टेड। हाँ, तो ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही है। इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। कैन बी इन्वर्टेड एंड अपराइट बोथ, तो ये इन्वर्टेड तो हो ही नहीं सकता, अपराइट जरूर हो सकता है, पर ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत। इज अनस्टेबल, नहीं, अनस्टेबल नहीं रहता। एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है और इसमें हमेशा जो पिरामिड बनता है वो अपराइट ही बनता है। तो अभी सूटेबल जो हो रहा है कि नेवर बी इन्वर्टेड, तो ये श्योर है कि कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। इस हिसाब से इसका आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 127 ग्रुप 1977 गिव द आइडिया। ग्रुप ने क्या आइडिया दिया था? तो ऑप्शन है आपके पास रीजनरेशन नाइके, रेक्टिफिकेशन नाइके, हाइब्रिड नाइके और मल्टी डायमेंशनल नाइके। तो ग्रुप इन 1977 एक कंसेप्ट दिया था, दैट इज रीजनरेशन निके, निके या नाइके जो भी आप पढ़ना चाहे। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर रीजनरेशन को बताया था, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रीजनरेशन नाइके। क्वेश्चन नंबर 128 द स्टडी ऑफ द इकोलॉजी ऑफ होल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। इकोलॉजी की स्टडी, इकोलॉजी, ये फिर से आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इकोलॉजी कि वो स्टडी जिसमें होल कम्युनिटी को स्टडी करते हैं। तो देखो इकोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेस हैं, ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी जो है इसमें कोई भी इंडिविजुअल स्पीशीज का, कोई भी इंडिविजुअल स्पीशीज का इंटरेक्शन देखते हैं उसके एनवायरनमेंट से, तो उसको बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी। अगर किसी कम्युनिटी का या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन देखे उसके एनवायरनमेंट से, तो उसको बोलते हैं सिनिकोलॉजी। तो आपको पूछा है होल कम्युनिटी का इंटरेक्शन देख रहा है स्टडी, तो वो क्या होगा करेक्ट आंसर? सिनिकोलॉजी। नेचुरल इकोलॉजी इज जनरली इकोलॉजिकल बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन देखते हैं। को इकोलॉजी इज अ जनरल टर्म जिसमें अलग अलग तरीके के इकोलॉजिकल को कलेक्टिवली स्टडी किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 129 सक्सेशन इज द नेचुरल चेंज इन द स्ट्रक्चर। देखो सक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कहीं पर भी बेसिक या नॉन एनवायरमेंटल कंपोनेंट से लेकर स्पीशीज के कंपोजिशन तक का डेवलपमेंट होता है। सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें समय के हिसाब से इकोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक में आपको आंसर फिल करना था। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है फ्लोरा, फौना,
स्पीशीज कंपोजिशन एंड माइक्रोब्स। तो सबसे पहले समझो सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन मतलब कि कोई ऐसी जगह जहां पर पहले कोई स्पीशीज नहीं रहा करती थी। तो जैसे मैं बोलूँ कोई बेयर लैंड है, बेयर लैंड मतलब नॉर्मल लैंड, बेयर लैंड मतलब जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज या प्लांट नहीं है, ठीक है। वहां से अगर धीरे 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 चेंजेस होते हैं तो बाद में वहां पर फॉरेस्ट बन गया, ऐसा कभी हुआ है ना। तो बेयर लैंड से फॉरेस्ट में कन्वर्जन होना, इस चेंज को हम बोलते हैं सक्सेशन। तो अगर बेयर लैंड से कर रहे हो या कहीं बहुत सारी चट्टाने हुआ करती थी, आज वहां फॉरेस्ट हो गया, ये भी एक सक्सेशन का टाइप हो गया। तो जैसे समझो कहीं बहुत सारी चट्टाने थी, तो चट्टानों पर तो एकदम से बड़े बड़े प्लांट नहीं आ गए होंगे, ये एक प्रोसेस के थ्रू आए होंगे। तो सबसे पहले इन रॉक्स पे छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइकेन ग्रो किए, फिर धीरे धीरे प्रिमिटिव प्लांट्स आए, फिर उसके बाद ग्रासेस ग्रो, मतलब ये स्मॉल प्लांट्स आए, फिर ग्रासेस ग्रो ग्रो की, फिर मिक्स हैबिटेट हुआ, फिर ये स्पीशीज ने हर्ब श्रब जैसे और यंग फॉरेस्ट को या यंग ट्रीज को अलाउ किया फॉर द ग्रोथ। तो ये सारी स्पीशीज एक दूसरे को अलाउ करती है फॉर द डेवलपमेंट, है ना, तो बेस प्रोवाइड करती है। तो इस हिसाब से अल्टीमेटली अभी यहाँ पर बहुत सारे बिग प्लांट्स या बिग ट्रीज ग्रो कर गए। तो पहले यहाँ पर रॉक्स थे, अभी यहाँ पर ट्री हो गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, तो सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जिसमें स्ट्रक्चर और स्पीशीज कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं। चेंज में किसमें होते हैं? स्पीशीज के स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन में चेंज होते हैं ऑफ अ कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी का। ओके, सो सी इज करेक्ट आंसर। 130, चिपको मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज। चिपको मूवमेंट क्या है? तो देखो, चिपको मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था 1973 में स्पॉन्टेनियसली उत्तर प्रदेश में। और ये एफर्ट्स थे ट्री को सेव करने के लिए फॉरेस्ट सिस्टम में। फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर थे जो प्लांट्स को काट रहे थे, तो उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट चला था, इसको बोलते हैं हम चिपको मूवमेंट। इसका लिटरली मीनिंग होता है टू स्टिक, मतलब पेड़ से जाके आप स्टिक हो जाओ, ताकि मतलब ये जो फॉरेस्ट कंस्ट्रक्टर थे वो क्या करते थे, प्लांट को का कटिंग कर रहे थे। तो वहां के जो लोकल पीपल थे उन्होंने क्या किया, इन प्लांट्स की कटिंग से बचने के लिए प्लांट के पास जाके चिपक जाते थे कि इनको ना काटे, ऐसा। तो चिपको मूवमेंट की वजह से ये चिपको मूवमेंट जो है जनरली एनवायरमेंट से रिलेवेंट है। और बाद में चिपको मूवमेंट्स से इंस्पायर होके कर्नाटका ने एपिको मूवमेंट चलाया था। तो आपसे पूछा है कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन है आपके पास मूवमेंट फॉर लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म के लिए नहीं हुआ था चिपको मूवमेंट। इन्वायरमेंटलिज्म फॉर ऑफ द पुअर, पुअर का इन्वायरमेंटलिज्म, तो इन्वायरमेंटलिज्म तक ठीक है ये स्टेटमेंट। ऑफ पुअर इज मतलब थोड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पॉइंट को लेकर, पर अभी ये इन्वायरमेंटलिज्म दिया है तो वो बेटर ऑप्शन लग रहा है। मूवमेंट फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम के लिए मूवमेंट नहीं था ये, मूवमेंट फॉर द सेल्फ रिलायंस के लिए भी नहीं था। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर लग रहा है एनवायरमेंटलिज्म। और ये ऑफ द पुअर बोलना उतना सुटेबल नहीं है, पर फिलहाल बी इज करेक्ट आंसर। 131, अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या थी? तो यहाँ पहले देख लो। मच ऑफ हिस्ट्री, बहुत सारे पीपल ऐसा समझते थे कि जो एनिमल आए हैं वो नॉन लिविंग सोर्सेस से आए हैं। ऐसे कुछ एक थ्योरीज आई हैं जिसमें इनका भी कहना है कि जैसे फ्रॉग डेवलपमेंट हुआ वो बारिश की बूंदों से हुआ है, माइस का जो डेवलप हुआ वो स्वेटी क्लॉथ्स में हो गया। ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। कि फ्लाइज का जो डेवलपमेंट हुआ वो डिके मीट से हो गया। तो इसको बोल दिया स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस थ्योरी को एबायोजेनेसिस भी बोला जाता है, मतलब नॉन लिविंग सोर्सेस से लिविंग का ओरिजिन होना, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो आपको पूछा है अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या होता है? ऑप्शन है लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ कम फ्रॉम अदर प्लैनेट, ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नहीं बना स्पॉन्टेनियस। ये लाइफ कम फ्रॉम अदर प्लैनेट मतलब लाइफ दूसरे प्लैनेट से आई है, ऐसा भी नहीं हुआ है। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, जैसे कि अभी हमने देखा, तो सी इज करेक्ट आंसर। लाइफ प्रोड्यूस फ्रॉम सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल्स, तो ऐसा भी नहीं है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। So here C is correct answer. Question number 132. Which is correct order of eras? Era के ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताता है। ये क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, टाइम स्केल।
ये सीक्वेंस है, ये डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस मतलब समय के हिसाब से। तो इनको डिवाइड किया है एरास, पीरियड और एपोच में। तो अभी आपको जो ऑप्शंस दिए हैं ना वो सारे एरा के दिए हैं, तो हम लोग देख लें एरा। तो सबसे पहले हेडियन, फिर आर्कियन, फिर प्रोटेरोजोइक, फिर पेलेजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। ठीक है, इन ऑप्शंस में एक और ऑप्शन है दैट इज एजोइक। तो सबसे पहले समझे हम एजोइक क्या होता है। एजोइक एरा जो है वो अर्लीस्ट टाइम इन द अर्थ हिस्ट्री है, मतलब जब लाइफ नहीं थी उसको बोल देते हैं एजोइक एरा। और अर्थ जो है जब बन गया था, थोड़ा कूल होना स्टार्ट हुआ था, उसमें नॉर्मल चेंजेस होने लगे थे जिसकी वजह से लाइफ का अपीयरेंस होगा। ओके, तो एजोइक एरा सबसे पहला एरा है, उसके बाद आपके हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोइक जैसे एरास आए। तो अभी हम लोग देख लें यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो सीनोजोइक के बाद आर्कियोजोइक, तो देखो सीनोजोइक बाद में आया, आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक है ना, आर्कियोजोइक एरा, आर्कियंस का आर्कियोजोइक। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। आर्कियोजोइक के बाद पेलेजोइक, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, आर्कियोजोइक आया, फिर पेलेजोइक आया, फिर एजोइक आ गया। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि एजोइक सबसे पहले, उसके बाद सारे कुछ। तो इस हिसाब से एजोइक मतलब नॉन लिविंग, फिर आर्कियोजोइक आए, फिर आर्कियोजोइक आए, फिर प्रोटेरोजोइक आए, फिर आया आपके पेलेजोइक, फिर हुआ मेसोजोइक, फिर सिनोजोइक। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होगा सी। फिर पेलेजोइक के बाद सिनोजोइक, पेलेजोइक के बाद सिनोजोइक, फिर एजोइक। ये तो ये सीक्वेंस सही नहीं है, इस हिसाब से सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 133, द प्राइमरी लिविंग सेल्स वर, प्राइमरी लिविंग सेल्स वर कौन सी थी पहली लिविंग सेल। तो सबसे पहले कीमो हिट्रोट्रॉप्स आए थे। हिट्रोट्रॉप्स मतलब कि ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट था और ऑर्गेनिज्म कैपेबल नहीं थे अपना खाना खुद बनाने के लिए। तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हुआ। सिम्बायंट्स तो बाद के डेवलपमेंट है। कीमो ऑटोट्रॉफ और हिट्रोट्रॉफ में जरूर कंफ्यूजन हो सकता था, पर ऑटोट्रॉफ भी बाद में आए, पहले आया हिट्रोट्रॉफ। तो ये भी गलत आंसर हो गया आपका। ठीक है, इस हिसाब से आपका डी करेक्ट आंसर होगा। 132, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेंस इवोल्यूशन। मेंस की इवोल्यूशन का मैंने यहाँ लिस्ट दिया है। सबसे पहले ड्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निंदरथल और होमोसेपियंस। तो हमारे ऑप्शन में चार चीजें दी है, रामापिथिकस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमोसेपियंस। तो देखो इस हिसाब से मोस्ट सुटेबल आंसर हुआ आपका रामापिथिकस पहले, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमोसेपियंस। इस हिसाब से बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिए, हर बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। 135, which one of the following is measured by molecular clock? molecular सॉरी, मॉलिक्यूलर क्लॉक में क्या मेजर करते हैं। तो मॉलिक्यूलर क्लॉक, मॉलिक्यूल मतलब हो गया आपका डीएनए। ओके, क्लॉक मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में क्या देखते हैं इसमें चेंजेस। डीएनए में क्या चेंज हुए टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक। तो ऑप्शन है आपके पास रेट ऑफ चेंजेस इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ इन डीएनए। डीएनए में क्या चेंजेस हुए समय के हिसाब से, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ आपका। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रेट ऑफ चेंजेस इन अडाप्टेशन, तो अडाप्टेशन से नहीं हुआ है चेंज। रेट ऑफ चेंजेस इन स्पीशीज कंपोजिशन, स्पीशीज कंपोजिशन का फिलहाल यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। और रेट ऑफ चेंजेस इन वेरिएशन इज नॉट रिलेवेंट टू द मॉलिक्यूलर क्लॉक। सो हियर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, जेनेटिक डाइवर्जेंस इज नोन एज। तो सबसे पहले समझे जेनेटिक डाइवर्जेंस क्या होता है। जेनेटिक डाइवर्जेंस एक मैकेनिज्म है जिससे स्पेसिएशन होता है। स्पेसिएशन का मतलब होता है कि कहीं पर कोई स्पीशीज रह रही थी, उस स्पीशीज ने अपने अंदर जेनेटिक चेंजेस कर लिए और इस जेनेटिक चेंजेस की वजह से अब वो स्पीशीज स्पेसिएशन शो कर रही है या स्पेशलाइज्ड हो गई है। सो दीज हैपन बिकॉज ऑफ द जेनेटिक चेंजेस। ओके, तो ये क्या बताता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी बताता है बिटवीन द ग्रुप्स। और जेनेटिक डाइवर्जेंस आप कैसे एग्जामिन कर सकते हो, जेनेटिक मटेरियल को चेक कर सकते हो, क्रोमोसोमल या डीएनए वेरिएशन को चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट दिए थे जेनेटिक डाइवर्जेंस से रिलेटेड। तो जब कभी भी जेनेटिक डाइवर्जेंस होता है तो ये इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब ये जो डाइवर्जेंस है अगर बहुत ही माइन्यूट फ्रीक्वेंसी में हुआ है तो इसको बोलते हैं माइक्रो इवोल्यूशन।
पर अगर ये पूरी स्पीशीज को चेंज कर दे रहा है या जेनेटिक मटेरियल में बहुत चेंज आ रहा है तो फिर ये हो जाता है मैक्रो इवोल्यूशन. So here, not the variation, not the adaptation, not the microevolution. Macroevolution is the correct answer. 137. The interacting species evolved together in response to each other. दो स्पीशीज है, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही है और इंटरैक्ट करने की वजह से इवॉल्व हो रही है ना. तो ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? तो देखो आपके पास ऑप्शन है पैरासिटिज्म. तो पैरासिटिज्म में तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, एक को फायदा एक को नुकसान. ये क्या है? एक तरीके का इंटरैक्शन है. तो इसमें स्पीसीज इवॉल्व नहीं होती. सिंबायोसिस, दो स्पीशीज रह रही है आराम से साथ में रह रही है, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही है. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरैक्शन. तो यहाँ पर एक दूसरे के रिस्पॉन्स में कोई इवोल्यूशन नहीं होता. को अडेप्टेशन जरूर इसका आंसर कंफ्यूज करने के लिए डाला है. और हम बात कर ले डी ऑप्शन को इवोल्यूशन. तो हम यह समझे को इवोल्यूशन तब होता है जब दो स्पीशीज इवॉल्व होती है इन द रिस्पॉन्स ऑफ वन अनदर. एक दूसरे के रिस्पॉन्स में जब इवॉल्व होती है तो उसको बोलते हैं को इवोल्यूशन. तो को इवोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर. जैसे कि प्रेडेटर है, कोई प्रे को खा रहे हैं, तो अगर कोई स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को खा रही है तो दोनों ही इवॉल्व होते हैं. प्रे ने अगर अपने अंदर चेंज कर लिया तो फिर प्रेडेटर को भी अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना. तो इसको बोलते हैं हम को इवोल्यूशन. सो हियर डी इज करेक्ट आंसर. 138. Animals are active at sunrise and sunset. Such animals are called. ऐसे एनिमल्स जो सनराइज और सनसेट के टाइम एक्टिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो यहाँ मैंने लिखा है नेक्टुरनल, ये नाइट में एक्टिव होते हैं. डायूरिनल, दिन में एक्टिव होते हैं. क्रैपस्कुलर जो प्लांट या क्रैपस्कुलर जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी यहाँ पर एनिमल आएगा, ओके, जो एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग ट्विलाइट या फिर डॉन एंड डस्क, उसको हम बोलते हैं क्रैपस्कुलर. तो आपको पूछा है जो सनसेट और सनराइज में डाउन मतलब डाउन एंड डस्क मतलब सनसेट एंड सनराइज ही होता है. ओके, सो हियर सी इज करेक्ट आंसर. 139. डिसऑनेस्ट सिग्नल कम्युनिकेशन. नाम से क्लियर है, डिसऑनेस्ट है. देखो जब कभी भी कम्युनिकेशन होता है तो एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर. ओके, सेंडर ने रिसीवर को कोई सिग्नल भेजा, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन. अब देखो यहाँ पे दिया है सिग्नल भेजा, है ना. कैसा भेजा? डिसऑनेस्ट, मतलब सेंडर ने रिसीवर को सही से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई है ना. तो ऑप्शन देखो आप, बोथ सेंडर एंड रिसीवर्स आर हार्म्ड, नहीं. बोथ सेंडर एंड रिसीवर बेनिफिटेड, नहीं. डिसऑनेस्ट का मतलब है सेंडर ने ऑनेस्टी नहीं रखी. ऐसी क्यों नहीं रखी? क्योंकि ये बेनिफिट लेना चाहता था और रिसीवर को क्या करना चाहता था? हार्म करना चाहता था, इसलिए. तो डिसऑनेस्ट सिग्नल में सेंडर बेनिफिट होगा एंड रिसीवर हार्म भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. ठीक है, तो इस तरीके के सिग्नलिंग को हम बोलते हैं डिसऑनेस्ट सिग्नल कम्युनिकेशन. सो सी इज करेक्ट आंसर. सेंडर इज हार्म्ड एंड रिसीवर इज बेनिफिटेड. सेंडर अगर कोई सिग्नल भेज रहा है तो वो अपने आप को हार्म क्यों करेगा, है ना. तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत. क्वेश्चन नंबर 140. बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व इन केयर ऑफ यंग. कौन सी कंडीशन होती है जहां पर मेल और फीमेल पेरेंट जो होते हैं वो मिलके बच्चों को केयर करते हैं? ठीक है, तो ये टर्म्स दिए यहाँ पे. सबसे पहले हम समझे गिबन्स क्या होता है. देखो एप्स जो होते हैं, स्मॉल एप्स, उनको जाना जाता है, ये क्या है? एप्स की कैटेगरी है. ऐसे एप्स जो दोनों पेरेंट्स मिलके एक्टिवली अपने ऑफ स्प्रिंग को ग्रो करवाते हैं उनको बोलते हैं गिबन्स. ठीक है, तो आपसे पूछा है कि पेरेंट मेल और फीमेल दोनों मिलके केयर करते हैं, तो गिबन्स का मतलब होता है दोनों मिलके केयर करते हैं. ठीक है, दूसरा टर्म है आपके पास टैमरीन्स. टैमरीन्स जो होते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी होते हैं. ये कोऑपरेटिव ब्रीडिंग करते हैं और इसमें ये दोनों पेरेंट तो मिलके टेक केयर करते हैं यंग्स को, पर ग्रुप मेंबर भी इसमें सपोर्ट करते हैं. तो मतलब टैमरीन्स भी
पेरेंटल केयर शो करते हैं यंग्स के लिए, और ग्रुप मेंबर भी इन्वॉल्व होते हैं टैमरिन्स में। मर्मोसेट भी यही टर्म है। टैमरिन्स जो होते हैं इसमें बहुत पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके साथ और भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इन्फेंट्स को ग्रो करने में। तो मर्मोसेट और टैमरिन दोनों सेम ही है। तो कुल मिला के ये तीनों ही क्या करते हैं, अपने बच्चे की केयर करते हैं पेरेंट्स मिलके। सो हियर आई थिंक ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। 141. If the several different sample of DNA are melt, if several different sample of DNA melt, DNA के अलग अलग सैंपल ले लिया आपने और उनको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, ओके। It is found that melting temperature is highest for those DNA molecule that contain highest proportion of. देखो आपके पास दो डीएनए मॉलिक्यूल है, समझो ये तीन डीएनए मॉलिक्यूल है, तीनों को मैंने मेल्ट किया, तो इसमें जिसको सबसे ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर लगेगा उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन का रेशो ज्यादा होता है, मतलब जीसी कंटेंट जिसका ज्यादा होता है ना, उनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर जिसमें जीसी कॉम्पोजिशन ज्यादा है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। सो हियर ए इज करेक्ट आंसर। 142. The number of restriction enzymes that recognize different target sites but produce the same staggered and overhang are known as. इनको क्या बोलेंगे। तो देखो आपके पास ऑप्शन है आइसोसीजोमर, आइसोजाइम्स, राइबोजाइम्स एंड जाइमोजेंस। सबसे पहले तो हम समझे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोला है, तो देखो राइबोजाइम इज नॉट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इट इज अ आरएनए विच इज वर्क एज अ एंजाइम, इसको बोलते हैं राइबोजाइम। तो राइबोजाइम तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। जाइमोजन क्या होते हैं, जाइमोजन को प्रोएंजाइम भी बोलते हैं। ये जनरली इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, और इनको अगर आपको एक्टिव करना है तो इनका प्रोटीलिटिक क्लीवेज करना पड़ता है, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पार्ट नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके लिए वैसे भी कैंसिल हो गए थे। हम देख ले बी ऑप्शन, आइसोजाइम क्या होता है, जैसे कि दो एंजाइम है ना, कोई एक एंजाइम है, उसके दो फॉर्म है, E1 और E2, ये दोनों ही एंजाइम सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं पर इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। ये इनकी डेफिनेशन किसकी, आइसोजाइम। आइसोजाइम मतलब अलग अलग फॉर्म के एंजाइम होते हैं, काम सेम करते हैं, सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, पर इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। आपको पूछा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है जो रिकॉग्नाइज करता है डिफरेंट टारगेट सीक्वेंस को, तो आइसोजाइम का भी फिलहाल यहाँ कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा है। अभी हम समझे आइसोसीजोमर्स क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये that have the same recognition sequence as well as same cleavage site are called isosceles। मतलब ये क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये सेम साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं और सेम साइट पर ही क्लीवेज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन की क्वालिटी है कि रिकॉग्नाइज कभी कभी अलग जगह करते हैं और कट अलग अलग जगह करते हैं, ठीक है। तो अभी आइसोसीजोमर ऐसे होते हैं जो सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और सेम सीक्वेंस पे कट करते हैं, इनको बोलते हैं आइसोसीजोमर। आपको क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंट सीक्वेंस, डिफरेंट टारगेट सीक्वेंस हो, है ना, तो दूसरा देख लो, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट हैव द सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बट क्लीव द डीएनए एट डिफरेंट साइट विद इन द सीक्वेंस ऑफ नियोसीजोमर। देखो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए के डिफरेंट साइट पर टारगेट करते हैं, डिफरेंट साइट पर क्लीव करते हैं, उनको बोलते हैं नियोसीजोमर्स। तो अभी बाकी ऑप्शन में इस नहीं कर रहे, इस हिसाब से आइसोसीजोमर इज करेक्ट आंसर। पर आपको डिफरेंट साइट पूछा है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाना चाहिए था नियोसीजोमर्स का, या तो फिर इसको सेम साइट करना था। तो दिस क्वेश्चनेबल कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो अभी जो ऑप्शन हमको मिले उस हिसाब से आइसोसीजोमर इज appropriate answer for this question. Question number 143. Imagine species that are too big to be imaged using other microscope based imaging method. Vertebrate embryo can be achieved by. आपको क्या करना है, इस वर्टिब्रेट एम्ब्रियो का अगर इमेज बड़ा करके देखना है तो कौन सी मेथड होगी बेटर, ओके। तो यहाँ पर
ऑप्टिकल प्रोजेक्शन टोमोग्राफी, ऑप्टिकल प्रोजेक्शन टोमोग्राफी इज द बेस्ट वे। ये एक 3D इमेजिंग टेक्निक है जिसमें स्मॉल बायोलॉजिकल टिश्यूज को, जैसे कि वर्टिब्रेट एम्ब्रियो और डेवलपिंग ऑर्गन को आप स्टडी कर सकते हो, और इसमें जो इमेज बनती है वो रोटेट हो जाती है 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सो हियर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, the extension of analysis of variance ANOVA, which includes the covariance of the outcome of the univariate ANOVA. ANOVA एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, इसके एक्सटेंशन पूछे है कि इसका कोवेरियंस यूनिवेरिएंट एनोवा क्या होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे दिए हैं, एनोवा का एक्सटेंशन होता है यूनिवेरिएट एनोवा होता है, इसको बोलते हैं एनकोवा। मल्टीवेरिएट एनोवा होता है, इसको बोलते हैं मनकोवा। ओके, इसके अलावा एक ऑप्शन है आपको पोस्ट हॉक। पोस्ट हॉक भी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है जिसमें मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो आप पोस्ट हॉक टेस्ट से। और फिशर एक्सटेंस टेस्ट भी एक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट मेथड होता है जिसमें आप दो वेरिएबल ग्रुप के बीच में डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पूछा था यूनिवेरिएंट, सो हियर यूनिवेरिएंट इज अनोवा, अनकोवा is correct answer. Question number 145. The method that can sequence a single DNA molecule without the need for an intervening PCR amplification. इनमें से कौन सी मेथड है जिसमें आप PCR एम्पलीफिकेशन यूज नहीं करते, और केमिकल लेबलिंग स्टेप और the need for optical instrument to identify the chemical label and have potential for high throughput low cost sequencing. कौन सी मेथड है जो हाई थ्रूपुट देगी और लो सीक्वेंसिंग, लो कॉस्ट सीक्वेंसिंग रखे? तो ऑप्शन थे आपके पास नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, नैनोपोर सीक्वेंसिंग, सैंगर सीक्वेंसिंग एंड थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग। देखो नेक्स्ट जनरेशन इज द वेरी एडवांस, ये पीसीआर बेस्ड है। थर्ड जनरेशन सीक्वेंस इज अगेन एडवांस देन नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज द पीसीआर बेस्ड। सेंकर सीक्वेंसिंग में भी हम पीसीआर यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन चेक करते हैं। सो हियर नैनोपोर सीक्वेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड पीसीआर मैकेनिज्म। दूसरा, जहां पीसीआर यूज नहीं होता वो लो कॉस्ट सीक्वेंसिंग होता है। ठीक है, तो नैनोपोर में नैनोपोर प्रोटीन यूज किए जाते हैं, वहां पे एक न्यूक्लियोटाइड को काउंट कर लिया जाता है, तो कंप्यूटर बेस्ड डेटा जनरेट होता है इसमें, उसमें आप डीएनए की सीक्वेंस बता सकते हो। सो हियर नैनोपोर इज द लो कॉस्ट सीक्वेंसिंग प्लस नॉट रिक्वायर्ड पीसीआर एम्पलीफिकेशन। सो हियर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146. Very pure polyclonal antibody can be produced in rat and mice. प्योर polyclonal antibody कैसे प्रोड्यूस हो सकती है रेट और माइस में, या कहाँ प्रोड्यूस होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास लिम्फेटिक फ्लूइड। लिम्फेटिक फ्लूइड मतलब लिम्फ फ्लूइड हो गया ना। देखो लिम्फ होता है, तो अगर आपको पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी देखनी है तो हम लिम्फ में नहीं देखते। लिम्फ इज द लिक्विड, और अदर देन सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड होता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। ओके, इसमें जनरली लिम्फोसाइट का कंपोजिशन ज्यादा होता है। ओके, और ये लिम्फ कहाँ से ओरिजिनेट होता है, या इसके जो पॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं लिम्फ नोड। तो जनरली हम लोग पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के लिए लिम्फ यूज नहीं करते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रैट एंड माइस में पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज चेक करना हो तो। दूसरा है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड तो जनरली जॉइंट्स के लिए यूज होता है, तो ये भी यूज नहीं होता। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब ब्रेन में एक फ्लूइड होता है जो सराउंड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सारी वर्टिब्रेट्स में, इसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आप पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी यहाँ चेक नहीं कर सकते। ओके, तो एक टर्म आता है यहाँ पे एसिटिक फ्लूइड। देखो एसाइट एक मेथड होती है जिसमें क्या करते हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स को इंजेक्ट करते हैं माउस के अंदर। कहाँ पर? उसकी एब्डोमिनल कैविटी में, और उसकी वजह से एक फ्लूइड जनरेट होता है, एक्सपांड होता है, कॉज होता है ना। इस फ्लूइड को बोलते हैं एसाइट या एसिटिक फ्लूइड। ये एसाइट फ्लूइड जो होता है उसमें आपकी डिजायर्ड एंटीबॉडी होता है और उसको आप कलेक्ट करके प्यूरिफाई कर सकते हो। ये डिजायर्ड एंटीबॉडी मोनोक्लोनल भी हो सकती है और पॉलीक्लोनल भी हो सकती है। सो रिलेवेंट अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड फ्लूइड, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147.
इम्यूनोसॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जनरली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या हो गया है, इम्यूनोसॉर्बेंट मतलब आपने एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करवा दिया, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेशन है इसका, ओके। इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर द विजुअलाइजिंग वायरस पार्टिकल बाय यूजिंग वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स। देखो आपको क्या करना है, कोई वायरस डिटेक्ट करना है, अगर इम्यूनोसॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज अ टेक्निक that uses an antigen antibody reaction to evaluate virus and other particles। जैसे कोई वायरस है, इस वायरस को आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लो, किसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। और इस वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है इसको बोल देते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। इस प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट बना दो सेकेंडरी एंटीबॉडी, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एंटीबॉडी, है ना। तो इसमें पूछा है कि जो वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडी कॉन्जुगेट होती है वो किस पार्टिकल से होती है। तो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है इसमें गोल्ड कॉन्जुगेट होता है, इसमें क्या कॉन्जुगेट कर देते हैं, गोल्ड पार्टिकल कॉन्जुगेट कर देते हैं। तो ऑप्शन थे आपको गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और क्रोमियम, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, गोल्ड पार्टिकल ऐड करते हैं। सो हियर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, सोशियोमेट्रिक matrix sampling is a study of behavior is used to study interaction between। आपसे बोला है सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स सैम्पलिंग जो होता है ये एक तरीके का सैम्पलिंग सिस्टम है रिसर्च के लिए, है ना। तो इसमें सोशियोमेट्रिक जो स्टडी होता है या मेजरमेंट होता है, ये एक तरीके का इंटरेक्शन चेक करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। तो इसमें इंटरेक्शन और इंटरेक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखे जाते हैं। ये यूज किया जाता है कोहेसिवनेस को, मोरल या बॉन्डिंग देखने के लिए। ये और भी मेजर किया जा सकता है इसमें इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक, कोई इंडिविजुअल है उसमें लीडरशिप है, एग्रेसिवनेस कितना है, लिबरल कितना है, कंजर्वेटिविज्म कितना है, ये आप किसी भी इंडिविजुअल को चेक कर सकते हो। इसको बोलते हैं सोशियोमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ओके। इसमें पर्सनालिटी फैक्टर भी मैटर करते हैं, इसमें इंटरपर्सनल इंटरेक्शन देखा जाता है, इसको सोशियोमेट्रिक बोलते हैं, ओके। तो आपसे पूछा था कि सोशियोमेट्रिक्स मैट्रिक्स सैम्पलिंग इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, ये क्या किस चीज की स्टडी है, बिहेवियर की स्टडी है। इसमें किसका इंटरेक्शन देखा जाता है, तो इसमें इंडिविजुअल का इंटरेक्शन देखा जाता है, ओके। 149, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई सुना होगा सबने, वर्क वेरी वेल इन रूटीन क्लिनिक। आजकल रूटीनली क्लिनिकल इमेजिंग के लिए लार्ज वॉल्यूम में सॉफ्ट टिश्यूज के इमेज के लिए एमआरआई यूज किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द अबंडेंस। इसमें क्या अबंडेंट होता है, ठीक है। तो देखो इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज किए जाते हैं, इसमें टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक चेक किए जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन डेंसिटी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा जाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाता है, वस्कुलर फ्लो चेक कर सकते हो आप, और डिफ्यूजन, प्रोफ्यूजन और केमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है फॉर द इमेज क्रिएशन। और इस इमेज से आप सॉफ्ट टिश्यूज का इमेज पता कर सकते हो कि what is the volume of these soft tissues, okay। तो ये इसमें क्या अबंडेंस होता है, सो इसमें आप क्या यूज करते हो, जनरली आप प्रोटॉन यूज करते हो। सो हियर ए इज करेक्ट आंसर। 150, लास्ट क्वेश्चन, द रेडियो एक्टिव डिके अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू अ प्रोटॉन बाय द इजेक्शन ऑफ। तो इसका कुछ बहुत ही बेसिक मुझे डिस्कशन या मैं बोलूँ कि इसका कोई मुझे रेफरेंस मिला नहीं है। सो जैसे कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या इजेक्ट करता है, तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कि नेगेट्रॉन इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यहाँ पर मैंने एमपीपीएससी ने लाइफ साइंसेस के लिए जितने भी क्वेश्चंस दिए थे हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अप्रोप्रिएट आंसर मैंने अपनी तरफ से दे चुकी हूँ। आप लोग जाके आंसर की चेक करें और अपना स्कोर चेक करें। इसी के साथ हम लोग हैं उपलब्धि प्लेटफॉर्म से, अभी हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है फॉर द टारगेटिंग दिसंबर CSI नेट 2024 के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फैब में उसका एग्जाम है। तो एक शॉर्ट कोर्स है दैट इज क्रैश कोर्स। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन विथ अस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दिया है, आप ऐप पर जाकर भी देख सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। For the detail, you can join us.
Like and subscribe. Thank you so much.